डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी के आज इस जूम वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है टमाटर, मिर्ची, बैगन, भिंडी। क्योंकि ये जो चारों क्रॉप है ये लगभग एक ही साथ चलने वाली और इनका जो ड्यूरेशन है, इनकी जो अवधि है वो भी लगभग एक जैसी रहती है। 8 महीने से लेके और 11-12 महीने तक ये सब्जियां चलती हैं। भिंडी थोड़ी कम चलती है, लेकिन बाकी जो है टमाटर, मिर्ची, बैगन है ये लगातार चलती है। लेकिन इन सभी की जो देखभाल है वो बहुत आसान नहीं रहती है। तो इसलिए इन सभी के ऊपर हम आज इन चारों सब्जियों के ऊपर आज हम और चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी का जो कार्यकाल चल रहा है, आज हम 10 जून 2022 की अगर बात करते हैं तो पुरानी जो फसलें हैं जो हमने जनवरी में, फरवरी में या मार्च में लगाई थी, क्योंकि क्या होता है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून ये जो गर्मी का समय रहता है, इस समय सब्जियों के भाव बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए किसान बंधु अच्छा लाभ पाने के लिए और ये थोड़ा सा जोखिम जिसे हम कहते हैं, रिस्क कहते हैं, वो लेते हैं और इस समय ये सारी और जो फसलें हैं ये लगाते हैं। पुरानी जो फसलें हैं उनका कैसे ध्यान रखना, और आने वाला जो समय है, अभी मानसून की तैयारी चल रही है, कहीं कहीं पर मानसून ने दस्तक दे दिया है। अगर दक्षिण के केरला में की बात करेंगे तो आगामी 2, 4, 5, 7 दिनों में जो दक्षिण मध्य का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र और जो लगा हुआ इलाका है, उसमें मानसून शुरू हो जाएगा और इसके बाद में हर 5-7 दिन में हर एक राज्य के अंदर में मानसून दस्तक दे देगा। तो मानसून जैसे ही शुरू हो जाएगा तो जुलाई फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक अगस्त में फिर से नई प्लांटेशन आएगी। तो नई प्लांटेशन के लिए क्या क्या करना, पहले एक 10 मिनट उस पर चर्चा करेंगे और नई प्लांटेशन फील्ड में आने के बाद में कैसी देखभाल करना, तो वहाँ से जब पकड़ेंगे तो पुरानी जो फसल है उनके बारे में चर्चा आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि जो ये ग्रीन अर्थ ने जो 7 स्टार क्रॉप केयर स्ट्रेटेजी दी है, जो भी लोग इसको अपना रहे हैं उनसे और एक आग्रह है कि इसको पूरा जो 7 स्टार यानी जो 7 सूत्र है उनको एक साथ मानकर उसमें दी गई जो सूचनाएं हैं, जो निर्देश हैं या जो सुझाव हैं, उनका पालन करते हुए अगर हम 7 स्टार को अच्छी तरह से आत्मसात करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आप बहुत अच्छी प्रकार और बहुत प्रॉफिटेबल और एग्रीकल्चर या इस खेती कर पाएंगे। मैंने देखा है कि कई बंधु शुरुआत में बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के बाद में वो जैसे ही रिलैक्स्ड हो जाते हैं। आप ध्यान रखिए कि सब्जियों की जो खेतियों में रिलैक्स्ड होने का बिल्कुल भी जगह, बिल्कुल भी स्थान नहीं है। पहले दिन जैसे मुस्तैदी से साथ लगे रहते हैं, आखिर दिन तक वैसे ही लगे रहे तो ही आप अच्छी फसल ले सकते हैं, भरपूर उत्पादन ले सकते हैं, खर्चों पे नियंत्रण रख सकते हैं, फसलों को बीमार होने से बचा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बात करते हैं नर्सरी से, क्योंकि जो नई पौध आपको लगानी है वो नर्सरी के माध्यम से अगर लगाते हैं तो उसके परिणाम ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे और इलाके हैं, ऐसे राज्य हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सीधे बीज के द्वारा भी और खेत में ही बो दिया जाता है, ऐसे भी हैं। लेकिन वो अपवाद है, ज़्यादातर स्थानों पर हाइब्रिड सीड है, सीड बहुत महंगे हैं। तो पहले नर्सरी में लगा के ही और किसान खेत में उसको पुनर्रोपण या ट्रांसप्लांट करता है। तो नर्सरी में आप अच्छी क्वालिटी का जो भी बीज आपके एरिया में मौसम के हिसाब से जो मिलता है उस बीज का आप चयन करें, सिलेक्शन करें। टमाटर हो, मिर्ची हो या बैगन हो। भिंडी तो साधारणतः डायरेक्ट और फील्ड में ही और बोई जाती है। कुछ कुछ इलाकों में उसको ब्रॉडकास्ट करके बोते हैं, कुछ इलाकों में बेड बना के लाइन से लगाते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं वो। लेकिन टमाटर, मिर्ची, बैगन की जो खेती जनरल साधारणतः होती है वो पहले हम बीज लेकर और ट्रे के अंदर में उसकी नर्सरी लगाते हैं। तो जब बीज लेकर आए तो बीज का शोधन करें
यानी जिसको हम सीड ट्रीटमेंट कहते हैं, बीजोपचार, वो कीजिए। बीजोपचार करना यानी क्या हो गया, जैसे छोटा शिशु पैदा होते जैसे हम उसको वैक्सीनेशन देते हैं, हेपेटाइटिस बी का देते हैं, हैजा, कॉलरा वगैरह वगैरह जो देते हैं, वैसे ही जो बीज, नए बीज जब हम लाते हैं तो वो बीज 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले पैकेट में बंद रहे होंगे, कहीं पर बहुत सुरक्षित जगह में रखे हुए होंगे, छाया में। अब अचानक से वो वातावरण में, खुले वातावरण में आ गए, 40 42 43 डिग्री टेम्परेचर में आ गए, तो उनको शॉक नहीं लगे, उनको तनाव नहीं आए, तो उसके लिए उसका शोधन करें। बहुत आसान और बहुत कम खर्चे का उपाय है, लेकिन करना आवश्यक है। क्या करना है, मान लीजिए आप 1 एकड़ के बीज की नर्सरी लगा रहे हैं, टमाटर हो, मिर्ची हो, बैगन हो या अन्य कोई भी बीज हो, कोई भी बीज हो सकता है। इन बीजों की जो क्वांटिटी रहती है 1 एकड़ के लिए वो 60 70 80 100 ग्राम तक रहती है। कुछ बीज हैं जो ज़्यादा लगते हैं तो 200 250 ग्राम रहते हैं। उसके लिए साधारण सा उपाय है, एक छोटी जो चम्मच रहती है जिसको हम टीस्पून कहते हैं, 1 चम्मच भरकर मित्र सेना मैक गोल्ड 1 चम्मच ले लें, एक आधा कप पानी में उसको अच्छी तरह मिला लें, 1 एकड़ के जो बीज हैं वो उसमें डालकर अच्छी प्रकार हल्के हाथों से उसको लगा दें। छाया में किसी प्लास्टिक के ऊपर उसको 1 घंटा 2 घंटा उसको थोड़ा सा सुखा लें। मॉइस्चर जब उड़ जाएगा उस समय उसको आप ट्रे में लगाएं। अब ट्रे में जब लगाएंगे आप, तो किस में लगाएंगे आप, कोशिश कीजिए कि ऊपर ग्रीन नेट का शेड रहे, तो आपकी नर्सरी अच्छी आएगी। और जो ट्रे लेंगे, ट्रे के अंदर जो आप मीडिया लेंगे, ग्रोइंग मीडिया जिसको हम कहते हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कोकोपिट लेंगे या उसमें कुछ वर्मी कंपोस्ट लेंगे, कभी भी नर्सरी में सीधे गोबर की खाद या गोबर सीधा उपयोग में न लें। जब तक वो अच्छी प्रकार से डिकम्पोज किया हुआ नहीं हो तब तक उसको न लें, नहीं तो नर्सरी में कई प्रकार की बीमारियां आएंगी और नर्सरी अच्छी नहीं जमेगी। सबसे सुरक्षित है वर्मी कोकोपिट। कोकोपिट अगर ब्रिक्स के रूप में है तो पहले उसको 1-2 दिन पहले उसको पानी में भिगो दें, उसको फूलने दें, 1 पानी 2 पानी 3 पानी इस प्रकार उसको अच्छी प्रकार 3-4 पानी से धो लें। जब तक वो लाल पानी निकलता है तब तक धोते रहें, क्योंकि उसमें हाई ईसी रहता है। अगर कंपोस्ट किया हुआ है अगर कोकोपिट तो बहुत अच्छा है, और अगर ब्रिक्स के रूप में है तो उसको अच्छी तरह धो लें। उसमें थोड़ी सी मात्रा में, एक 15-20% की मात्रा में आप उसके अंदर और वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी के वो मिक्स कर सकते हैं, नहीं भी किया तो चलेगा। उसमें पाव आधा किलो आप नीम का जो पाउडर रहता है वो भी मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करें, उसमें अगर 1 एकड़ की अगर नर्सरी का अगर आपने जो सोयल और वो जो मीडिया लिया है तो उसमें 50 ग्राम आर्जाल गोल्ड और 100 ग्राम मैक गोल्ड आप उसके अंदर अच्छी प्रकार मिक्स कर दें, मिला दें उसको, या तो उसको पानी में घोल के उसके ऊपर छिड़काव करके मिट्टी में मिला दें, या तो पाउडर है उसको वैसे भी मिला दें, और मिलाने के बाद ट्रे भरें और बीज लगाएं और ऊपर से हल्की मिट्टी की परत डालकर उसको हल्की सिंचाई करें। सिंचाई करते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो स्प्रे पंप है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहे, मिस्ट बने, यानी जैसे हल्का, और जो फुहार कहते हैं, फवारा, शावर, लेकिन बहुत हल्की छोटी बूंदे फॉग की तरह लगे, इस प्रकार का करके उसको सिंचाई करें। हल्की सिंचाई रोज करें, नमी उसमें रखें, ज़्यादा गीला उसको न करें। 5 दिन 6 दिन के अंतराल में आप देखेंगे क्या कि आपके बीज उगने शुरू हो गए। 5 से लेके 10 दिन का समय लगता है बीजों को उगने में। अगर ये सर्दी का मौसम है तो 7 से 15 दिन भी लग सकता है, लेकिन अभी का जो समय चल रहा है उसके अंदर 5 से 7 दिन या अधिक से अधिक 8 दिनों में बीज उग जाएंगे। 2-4-10% ऐसे रहेंगे जो जरा देर से जगेंगे, क्योंकि बीज जब निकाल के रखा जाता है तो वो डोरमेंट रहता है, यानी सुप्तावस्था में रहता है, तो कई बार उसकी निंद्रा इतनी ज़्यादा रहती है कि उसको उठने में वक्त लगता है, ज़्यादा समय लगता है। लेकिन आप देखेंगे कि लगभग 7वें-8वें दिन लगभग आपके 80-90% जो बीज हैं वो निकल जाएंगे। ये जो सीड ट्रीटमेंट और सोयल ट्रीटमेंट किया आपने नर्सरी में, इससे क्या होगा, आपका एक साथ जर्मिनेशन होगा, एक समान होगा, यानी यूनिफॉर्म जर्मिनेशन होगा।
और जो जर्मिनेशन रहेगा तो पौधा उसमें जो निकलेगा वो हेल्दी निकलेगा। आप देखेंगे कि जब सबसे पहले और एक देखेंगे कि दो पत्ते के, एक डंडी के साथ दो पत्ते जैसे निकलते हैं जो सामने से गोल रहते हैं, एक्चुअल में वो वास्तविक पत्ते नहीं है उसके। उसको अगर अंग्रेजी में कि अगर उसका नाम लेंगे तो उसको हम कहते हैं कोटाइलेडॉन्स, या फिर अगर उसको संस्कृत में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तो बीज पत्र। ये जो बीज पत्र होता है, ये कोटाइलेडॉन्स जो रहता है वो क्या रहता है, वो दो जो पत्तियां रहती है बीज की वो ही ऊपर आती है और इस प्रकार वो दिखती है। जैसे ही 7-8 दिन 10 दिन का पौधा होता है तो वास्तविक जो पत्तियां हैं वो आकार लेना शुरू करती है और वहां से निकलना शुरू करती है। और जैसे जैसे ऊपर पत्तियां बढ़ती जाती है, 4-5 पत्तियां जैसे ही आती है तो नीचे के जो बीज पत्र है ये धीरे धीरे ऐसे ट्विस्ट हो जाएंगे, सूखने लगेंगे और धीरे धीरे वो मुरझाकर गिर जाएंगे। तो नर्सरी के अंदर पौधा लगाने के बाद जैसे ही उसका जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, वैसे ही जर्मिनेशन 7वें 8वें 9वें 10वें दिन हो गया और आप देखेंगे कि सारा लगभग ट्रे भर गई है। उस समय पहला जो उसका उपचार है, क्रॉप केयर जो है, वो ट्रीटमेंट वो कर देना है। करना क्या है, साधारण एक छोटा सा, अगर 1 या 2 एकड़ की नर्सरी है तो 2 लीटर या 3 लीटर पानी बहुत रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर। 2 ml सिलपॉट प्रति लीटर, 2 ml नीमोक्योर। अगर मान लीजिए कि 5 लीटर है पानी लिया तो 10 ml सिलपॉट, 10 ml नीमोक्योर और उसमें 2-3 ml ग्रीन वेट डालकर अच्छी प्रकार मिला के, और इस प्रकार उसमें जिस सिंचाई के बदले में उसी पानी को आप इतना स्प्रे करें कि पूरा पौधा नहा जाए और वो जो बचा हुआ पानी है वो उसकी जड़ों तक पहुंच जाए, जिससे पौधा ऊपर से लेके नीचे तक, यानी पौधे के जो पत्ते हैं वो, उसका तना और उसकी जड़ें, ये सारी की सारी बायोवॉल यानी सुरक्षा चक्र के घेरे में आ जाएगी। तो आपने पहले क्या किया था, मैक के और आरजाल के माध्यम से और सोयल के अंदर में मित्र सेना और रूट जाल का ट्रीटमेंट कर दिया। अब आपने बायोवॉल बना दी तो नर्सरी के अंदर पौधा अब एकदम स्वस्थ रहेगा। इस समय क्या होता है, कई बार बादल आ जाते हैं, बारिश आएगी, मेघ बन गए, गर्जन हो रही है, बाहर तेज हवाएं चल रही है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई है और ऐसा 1-2 दिन चलता है। कई बार होता है हल्की सी बारिश आ गई, जमीन हल्की गीली हुई और बाद में और हुमस बढ़ गई और गर्मी बढ़ गई। ऐसे समय में पौधों के ऊपर फंगल इन्फेक्शन आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है वैसे ही फंगस जो है वो एक्टिवेट होता है। ऐसे समय में नर्सरी के अंदर 10 लीटर पानी के अंदर में 10 ग्राम काइटोपोट मिलाकर उसका आप अच्छी प्रकार से स्प्रे और ड्रेंचिंग जैसा कर दें। फिर से ध्यान रखिएगा कि इस समय ये छिड़काव करते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं करें, बहुत हल्का मिस्ट जैसा और स्प्रे करें, जिससे कि पूरा पौधा ऊपर से नीचे तक भीग जाए और जड़ों तक वो पानी पहुँचे। तो तना और जड़ें ये सारी फंगल इन्फेक्शन से बची रहेंगी। तो काइटोपोट का एक स्प्रे ले लें, 5 दिन 6 दिन पे जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से सिलपॉट, नीमोक्योर और ग्रीनवेट का स्प्रे कर दें। अब बारी आती है कि उसको ट्रांसफ़र करने की, ट्रांसप्लांट करने की। ट्रांसप्लांट करने के पहले जो ज़मीन आपने तैयार की है उसको अच्छी तरह से जुताई करके उसके ऊपर और प्लाऊ वगैरह करने के बाद में बेड बनाकर अगर आप बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बेड बनाने का तरीका भी क्या है, आसान है। 1 फीट हाइट का बेड लें, ऊपर से बेड, ऊपर का जो बेड का ऊपर का हिस्सा है वो 2 फीट और नीचे जो टेपर आएगा वो 3 फीट टोटल होना चाहिए। बेड हाइट उसकी 1 फीट होनी चाहिए, 2 बेड के बीच में 2 फीट की दूरी होनी चाहिए। फिर से दूसरा बेड बनना चाहिए। दोनों बेड के सेंटर को अगर लेंगे, नापेंगे तो 5 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए। कुछ लोग 4 भी लेते हैं, कुछ 3.5 लेते हैं, कुछ 4.5 लेते हैं। लेकिन आपको लंबे समय क्रॉप लेनी है, हेल्दी क्रॉप लेनी है तो थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रखिए। प्लांट पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 8,000 पौधे लगाएं, 10,000 लगाएं,
या कुछ लोग 6,000 लगाते हैं। उत्पादन लगभग एक जैसा सही आता है, क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन अगर कम रहेगी तो पौधे का विकास और ज़्यादा होगा। प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, पौधे एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो कम आएगी। ज़्यादा अगर डेंसिटी बन गई और हवा का आवागमन दो पौधों के दो रो के बीच में नहीं हुआ तो आप समझिए कि कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहेगा, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा आएंगे, अन्य प्रकार की जो बीमारियां, रस शोषक कीट इत्यादि ये ज़्यादा आएंगे। इसलिए इतनी जगह दो रो के बीच में चाहिए कि हवा जब बहे तो बीच में से सरसराती हुई निकल जाए, तो दोनों तरफ के पौधों में जब हवा लगेगी तो पौधे इस प्रकार लहराते हैं, झूमते हैं, उससे पौधे मजबूत बनते हैं। कीट पतंग उनके ऊपर बैठ नहीं सकते जल्दी से, वो भी उड़ते रहते हैं, तो वो ज़्यादा एग लेइंग वगैरह नहीं कर पाते हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार रेस बेड बनाएं और बेड के ऊपर आप जो भी आपने दूरी तय की हुई है, रो से रो 3.5 फीट, 4 फीट, 4.5, 5, और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 9 इंच रहती है। कुछ लोग 10 इंच पे 12 इंच पे लगाते हैं, कुछ 1.25 फीट पे लगाते हैं, कुछ 1.5 फीट तक लगाते हैं। तो आपके यहाँ पर किस प्रकार की आप प्रैक्टिसेस करते हैं उस प्रकार का ध्यान में रख के और इस प्रकार की प्रैक्टिस करें। पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि नर्सरी जो है वो 21 से 28 दिन के बीच में लगनी चाहिए। बहुत छोटा पौधा भी लगाएंगे तो तुरंत बाहर जाकर वो उसका जो शौक है, उसका जो तनाव है वो झेल नहीं पाएगा। और बहुत ज़्यादा अगर मैच्योर्ड हो गया, 35-40 दिन की हो गई, तो वहाँ पर वो सेट नहीं होगा। जैसे बहुत छोटा बच्चा है जिसको हम इसको स्कूल में नहीं भर्ती कर सकते, उसी प्रकार अगर उसकी उम्र ज़्यादा हो गई और नर्सरी में डालेंगे तो भी मैच नहीं करेगा वो। तो इस प्रकार नर्सरी के पौधे को 21 दिन से 28 दिन के बीच में ट्रांसफ़र कर दें, जब वो 5-6 पत्तियों पे रहता है। ट्रांसफ़र करते समय ये ध्यान रखें कि कभी भी दिन में, दोपहर में उसको ट्रांसफ़र नहीं करें, क्योंकि धूप उस समय तेज़ रहती है, उस समय पौधा बहुत तनाव में आ जाएगा और मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगी। इसलिए जब भी उसको ट्रांसफ़र करें, शाम को 4 बजे के बाद उसको ट्रांसफ़र करें। और एक बात का ध्यान रखें, अमावस्या से 1-2 दिन पहले या अमावस्या के दिन उसको ट्रांसफ़र न करें। उसको कोशिश करके हमेशा शुक्ल पक्ष में, यानी जब चंद्रमा शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू होता है, तो इस प्रकार लगाएं तो आपका पौधा और अच्छा स्वस्थ रहेगा, बीमारियों का आक्रमण उस पर कम रहेगा। जैसे ही पौधारोपण हो गया, उसमें एक सावधानी और रखने की है। हालांकि मैनेजमेंट का हिस्सा है, लेकिन चूंकि अभी आप नर्सरी की ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, पुनर्रोपण कर रहे हैं, तो इसलिए बताना और ज़रूरी मैं समझता हूं कि जो महिलाएं या जो पुरुष जो जमीन के अंदर में ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, उस समय उनके नाखून जरूर चेक करें, नाखून बड़े नहीं हो, नाखून कटे हुए हो। और पौधा लगाते समय जगह जमीन में छोटा सा गड्ढा करके रख के उसको इस प्रकार दबाएं, तने को पकड़कर उसको न दबाएं। ये सावधानी रखेंगे, नहीं तो क्या होता है, कॉलर रोट जिसको हम कहते हैं, उसने दोनों हाथों से तने को पकड़ा, बहुत नाजुक तना है, हल्का सा उसके ऊपर प्रेशर आ गया, नाखून लग गया, तो लगाने के बाद में वहाँ से वो अंदर से हल्का सा उसके अंदर स्राव होगा, सिक्रेशन होगा, और वहाँ पर तुरंत फंगल इन्फेक्शन आ जाएगा और खड़ा खड़ा पौधा वहाँ से ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। तो करीब देखा गया है कि टमाटर, मिर्ची और बैगन इत्यादि के जब पुनर्रोपण यानी कि ट्रांसप्लांटेशन होता है, उस समय ये देखा गया है कि लगभग 10% मोर्टेलिटी आती है। यानी अगर हमने 1 एकड़ में 8,000 पौधे लगाए हैं तो करीब 700-800 हज़ार पौधे तक मर जाते हैं, जिनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसमें आपका खर्चा भी बढ़ता है, समय भी जाता है, परिश्रम भी होता है और थोड़ा एज डिफरेंस भी हो जाता है। भले नर्सरी का पौधा ही है और हम ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन दोबारा हम 5 दिन 6 दिन बाद उसको लगाते हैं तो वो थोड़ा सा एज गैप होता है। तो लगाने के तुरंत बाद जैसे ही पौधा रोपण हो गया, ड्रिप चालू करनी है और ड्रिप के माध्यम से 500 ग्राम मित्रसेना मैक और 250 ग्राम आर्जाल गोल्ड इसको पानी में डाइल्यूट करके 1 एकड़ में इसको ड्रिप के माध्यम से देना है। ड्रिप नहीं है तो इसको पानी में घोलकर 200 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग के माध्यम से इसको देना है और जितनी आवश्यकता है उतना पानी यानी इरिगेशन कर दें। ये तो हो गया ज़मीन के माध्यम से, क्योंकि पौधे की जड़ें अभी गई है ज़मीन में,
अभी नर्सरी में थी, कोकोपिट में थी, ट्रे में थी, बहुत ही सुरक्षित घेरे में थी। अभी फील्ड में आ गई है जहाँ पर बहुत प्रकार की बीमारियाँ उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो लगाने के तुरंत बाद मैक, मित्र सेना मैक और आरजाल से उसको, उसके घर को फिर से हमने स्टरलाइज कर दिया, शोधित कर दिया। मित्र सेना यानी आर्मी ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब्स वहाँ पर डाल दी हमने, आरजाल डाल दिया, रूट जाल डाल दिया। ये दोनों नीचे जाकर जमीन को एक जड़ों के चारों तरफ सुरक्षा चक्र बनाएंगे और जड़ों को गहराई में और लंबाई में, चौड़ाई में लेकर जाएंगे। तो ये तुरंत करना है। और दूसरा एक काम तुरंत क्या करना है, मान लीजिए आपके पास में 2 एकड़ है और आज दिन भर में आप 1.25 एकड़ ही लगा पाए, तो बाकी का उसमें बिल्कुल भी और किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई या किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करनी है। और दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है, उसमें पहला काम तो करना है कि आपको मित्र सेना मैक और आरजाल की ड्रेंचिंग करनी है या ड्रिप के माध्यम से देना है। और दूसरा काम करना है सिलपॉट, निमोक्योर, ग्रीन वेट, इन तीनों का एक मिश्रण बनाना है। जैसा कि आपको पता है 2 ml ग्रीन सिलपॉट, 2 ml निमोक्योर प्रति लीटर पानी में। और अगर मान लीजिए कि पहली बार लगा रहे हैं तो करीब 70-80 लीटर पानी में ये सारा 1 एकड़ कवर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 80 लीटर अगर पानी लगता है तो 150-160 ml सिलपॉट, 160 ml निमोक्योर और उसके अंदर में 25-30 ml और ग्रीन वेट डालकर इन पूरे पौधों को फिर से झरने की तरह नहला दें अच्छी प्रकार, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन अगर उनको हुआ है तो वो तुरंत ठीक हो जाए। ये 2 काम उसी दिन करने अत्यंत आवश्यक है। मैं कल कर लूंगा, आज देर हो गई, ये सब कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। सारी रात भर अगर पौधा लगाने के बाद वैसे ही पड़ा रहा तो मृत्यु दर, मॉर्टेलिटी बहुत बढ़ सकती है। इस बात को ध्यान में रखें। मैं बिल्कुल भी आपको डरा नहीं रहा हूं, जो प्रैक्टिकल हो रहा है वो बता रहा हूं मैं। और उसके बाद क्या करें, हर सप्ताह 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में, जैसी आवश्यकता है, जैसा उस समय का मौसम है, जैसा वातावरण है, जिस प्रकार का आपका एरिया है, उस हिसाब से साप्ताहिक रूप से सिलपॉट, निमोक्योर, ग्रीन वेट का स्प्रे करते रहें। शुरुआत में 5 दिन, 6 दिन या 7 दिन के अंतराल में 3 या 4 स्प्रे लगातार अवश्य करें, बिना ये देखे कि कोई बीमारी है या नहीं है। शुरू में आपको लगेगा कि कोई बीमारी नहीं है, अभी तो 6 दिन पहले किया था, बिल्कुल, लेकिन शुरू में 3 या जो 4 स्प्रे है वो आपको 5वें, 6वें, 7वें दिन उसकी आवश्यकता को देखते हुए अवश्य करना है। चूंकि आपने पौधा लगा दिया है, लगाने के बाद में, पौधे लगाने के बाद में पहला स्प्रे आपने सिलपॉट, निमोक्योर, ग्रीन वेट का कर दिया, तीसरे चौथे दिन उतना ही पानी यानी 60, 70, 80 लीटर जो भी पानी लगता है वो लेकर 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से काइटोपोट लेना है आपको और उसका एक सॉल्यूशन बनाकर उसमें ग्रीन वेट डालकर पौधों को नहला देना है। क्योंकि पौधा अभी इंक्यूबेटर से बाहर आया है, शेड नेट के अंदर था, कहीं पर नर्सरी के अंदर था, बाहर आया है, वातावरण, खुला वातावरण मिल रहा है उसको, तो हो सकता है किसी प्रकार का फंगस, किसी प्रकार की डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, इस प्रकार का कोई भी ब्लाइट, कोई भी ब्लास्ट या कोई भी इस प्रकार के जो रोग हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे फंगल हो, इस प्रकार के तैयार बैठे हैं। तो उनसे बचाने के लिए यानी बायोवॉल के साथ जो डिफेंस है उसका भी ध्यान रखते हुए काइटोपोट का एक स्प्रे आप हर 15 दिन में एक बार लेते रहेंगे 1 ग्राम प्रति लीटर से। 20-25 दिन का जब पौधा हो जाता है, सिलपॉट, निमोक्योर आप साप्ताहिक रूप से कर रहे हैं, 15 दिन में एक बार काइटोपोट का कर रहे हैं, 20वें दिन, 22वें दिन या 20 से 25 दिन के बीच में एक स्प्रे आप ग्रीन फ्लश गोल्ड का 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर पानी अगर आपका 100 लीटर में हो रहा है तो आप 50 ग्राम के बदले थोड़ा कम भी ले सकते हैं, 30 ग्राम, 25 ग्राम भी कर सकते हैं। और अगर आपकी ग्रोथ अच्छी है और पानी 125-150 लीटर लग रहा है तो 50 ग्राम ग्रीन फ्लश गोल्ड लेकर उसको पानी में अच्छी तरह घोलकर 40-50 ml उसमें ग्रीन वेट डालकर सभी पौधों को अच्छी प्रकार नहला दीजिए।
ये बार बार मैं आपको स्प्रे करने के बदले नहलाने की जो बात कर रहा हूँ वो इसलिए कि उस समय हमारे पास पानी ज़्यादा है, पौधे की कैनोपी कम है, तो ऐसे तुरंत केवल हल्का सा उसको टच देकर आगे नहीं बढ़ना है, उसको अच्छी प्रकार ऐसा करें कि पौधे से पानी टपक के जमीन तक गिरे, तो पौधा ऊपर से भी स्वस्थ रहेगा और जो टपक कर जड़ों पर गिरेगा तो आपकी उतनी दूर की जो जमीन है उसको भी हेल्दी रखेगा और जड़ों के माध्यम से भी पोषण उसको मिलता रहेगा। तो इस प्रकार 20 दिन 22 दिन के आसपास एक आप और ग्रीन फ्लश गोल्ड का स्प्रे ले लें। ये आपके शाखाओं को बढ़ा देगा पौधे की, और जो शाखाओं के अंदर जो दो शाखाओं के बीच का यानी इंटर जो नोडल जो डिस्टेंस है, दो शाखाओं के बीच की दूरी को थोड़ा कम रखेगा, तो पौधा आपका लंबाई के साथ साथ घना भी होता जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसको भोजन मिल गया तो पौधा तुरंत ऐसे लंबा बढ़ जाता है, डालियाँ दूर दूर रहती है और एकदम खुला खुला दिखता है, और बाद में जैसे ही 2-4 फल लगते हैं वो टेढ़ा हो जाता है, इधर उधर लुढ़कने लगता है। लेकिन ग्रीन फ्लश गोल्ड का 20 दिन और 40 दिन के ऊपर अगर ऐसे 2 स्प्रे आपने किए और जैसे जैसे शेड्यूल के अंदर में जैसा दिया हुआ उस प्रकार उसको फॉलो करते रहे तो पौधा बहुत घना बनेगा, और आप देखेंगे क्या कि 25-30 दिन का जो पौधा है वो इतना घना बनेगा कि देखने में वो साधारणतः 1.5-2 महीने का पौधा नजर आएगा। तो इस प्रकार जो एनर्जी फ्लो है 7 स्टार क्रॉप केयर का, जो एनर्जी फ्लो है, यानी पहला क्या हो गया, मित्र सेना, रूट जाल, बायोवॉल, डिफेंस। मित्र सेना में आपने मैक गोल्ड, रूट जाल में आरजाल गोल्ड, बायोवॉल के अंदर सिलपॉट, निमोकर, ग्रीन वेट, और डिफेंस के अंदर काइटोपॉट। इस प्रकार 5वां जो स्टार जो आपको बताया मैंने वो आ गया आपका एनर्जी फ्लो, क्योंकि इस समय जब पौधा ग्रोथ ले रहा है तो उस समय उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना जरूरी है। बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं तो उसकी समग्र विकास, ऊंचाई में जैसे जाएगा वैसे चौड़ाई में, तो कैनोपी घेरा बनना चाहिए। उसका घेरा जितना ज़्यादा घना और ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा, उतना ज़्यादा वो शुगर का निर्माण करेगा और उतना ज़्यादा जड़ों को मजबूत करेगा और पौधा स्वस्थ और जोरदार बनेगा। तो इस प्रकार एनर्जी फ्लो को ध्यान में रखिए। जैसे ही 35-40 दिन हो गए, फूल दिखने लग गया, तो अब आप एक ग्रीन ब्लूम का स्प्रे ले लीजिए जिससे कि फ्लावरिंग को और इन्हांस किया जा सके। जो फूल निकलना चाहते हैं लेकिन किसी कमजोरी की वजह से नहीं निकल पा रहे हैं तो वो तुरंत निकलेंगे और वो अच्छे फ्रूट सेटिंग करेंगे। अब ये होते होते आपके 40 दिन आ गए और इसके बाद ये शेड्यूल कंटिन्यू चलता रहेगा। अब आ जाते हैं कि जो पुरानी वाली फसल है, अब वो जो पुरानी वाली फसल है वो 2 महीने की हो सकती है, वो 3 महीने की हो सकती है, वो 4 महीने की हो सकती है। अभी कौन से स्टेज पर ये देखिए क्या समय आ गया है। अभी अगर आपने वहां से हार्वेस्टिंग ली है, वहां से फल तोड़े हैं, मिर्ची निकाली है, टमाटर निकाला है, बैगन निकाले हैं, भिंडी निकाल रहे हैं और सप्ताह में 2 बार 3 बार आपने हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि पौधा थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, पौधे के अंदर थोड़ा सा उठाव नहीं आ रहा है, तो शेड्यूल के साथ में सिलपॉट, निमोक्योर जब भी कर रहे हैं तो वहां पर 50 ग्राम और ग्रीन फ्लश गोल्ड जी फ्लश या ग्रीन फ्लश गोल्ड को 200 लीटर पानी में सिलपॉट, निमोक्योर के साथ जब कर रहे हैं वहां पर आप इसको ग्रीन फ्लश गोल्ड को फिर से कर दें, तो ग्रीन फ्लश एक बार चला गया तो फिर से पौधे में नया जान आ जाएगी, नई शाखाएं, नई पत्तियां आ जाएगी, और जैसे जैसे नई शाखाएं आएगी वहां पर फिर से नए फूल आने शुरू होंगे। और जैसे ही आपने एक स्प्रे ग्रीन फ्लश का कर दिया, उसके अगले वीक या 10 दिन के पश्चात में ग्रीन ब्लूम कीजिए तो फिर से नए फ्लावर्स को निकालेगा, नए फूलों में नया फ्रूट सेटिंग करेगा। अभी जब बार बार जब आप लगातार वहां से फलों को तोड़ के निकालते जा रहे हैं, एनर्जी को वहां से निकाल रहे हैं, तो पौधे को कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ेगी जो एनर्जी फ्लो का पार्ट है। तो वहां पर अपना जो न्यूट्रीफिल सिक्सर है जिसमें जिंक है, बोरोन है, उसके अंदर में कॉपर है, फेरस है इत्यादि जो है, मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है, इसका 250 ग्राम प्रति एकड़ का जो डोज है वो हर 30 दिन 35 दिन के अंतराल में एक बार लेते रहें, जिससे कि आपकी आने वाली जो फसल है वो बहुत स्वस्थ रहेगी। टमाटर में विशेषकर एक चीज का ध्यान ये रखेंगे कि टमाटर को कैल्शियम की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। कैल्शियम की अगर कमी रही तो टमाटर के सबसे नीचे जहाँ पर वो फूल सा लगा रहता है
जिसको ब्लॉसम रोड बोलते हैं, वहाँ पर एक काला ऐसा दाग आ जाता है। वो दाग बाद में जैसे जैसे टमाटर बड़ा होता है वो दाग भी बड़ा होता है और वहाँ से वो सड़ जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये फंगल इन्फेक्शन होगा, दूसरी कुछ बीमारी होगी, बीमारी नहीं है वो। अगर आपकी ज़मीन के अंदर में और अगर कैल्शियम की कमी रही, कैल्शियम की मात्रा भरपूर अगर नहीं रही, तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। ये पूरे 7 स्टार और प्रक्रिया के अंदर में आपने एक बात का ध्यान दिया होगा कि जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये जो रिकमेंडेड डोज उस क्रॉप के हैं वो आपको देते रहना है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। हाँ, कालांतर में जब आप लगातार प्रयोग करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ेगी, लेकिन बाकी जो न्यूट्रिशन है वो देते रहना है, क्योंकि आपको उतना उत्पादन लेना है। तो भोजन में किसी प्रकार की कमी नहीं करनी है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो एनर्जी फ्लो के बाद में जो आता है वीड ऑफ फ्रेंड, तो वीड्स कैसे मैनेजमेंट करना है। पौधा बड़ा होगा, पानी चल रहा है, न्यूट्रिशन जा रहा है, आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं, ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं, स्प्रे के माध्यम से दे रहे हैं, वीड तो उगेगा। तो वीड को समय समय पर नियंत्रण करना आवश्यक है। क्या क्या करें उसके लिए? मल्चिंग करिए। कुछ लोग प्लास्टिक की मल्चिंग करते हैं, मैं उसको व्यक्तिगत रूप से सजेस्ट नहीं करता। आप मल्चिंग कीजिए, आप आच्छादन कीजिए, लाइव मल्चिंग कर सकते हैं, कोई ट्रैप क्रॉप लगा के कर सकते हैं, बीच बीच में गेंदे के पौधे लगा सकते हैं, मैरीगोल्ड जिसे हम कहते हैं, अन्य प्रकार के कुछ पौधे लगा सकते हैं जो कमाई के साथ साथ हमको आच्छादन भी दे दे। नहीं तो जो राइस स्ट्रो जिसको हम कहते हैं, पराली कहते हैं, या जो बिचाली या जो तणस कह सकते हैं, तो राइस स्ट्रो के माध्यम से भी हम मल्चिंग करके वीड को अच्छा नियंत्रण कर सकते हैं। और ये जो आच्छादन करते हैं ये बीमारियां न फैलाएं, इसके लिए बीच बीच में क्विक ब्रेक का पानी बनाएं। 100 ग्राम क्विक ब्रेक 200 लीटर पानी में 1-2 किलो गुड़ के साथ एक्टिवेट करें और उसको पूरे पौधों के साथ में ज़मीन के ऊपर, और ये जो मल्चिंग आपने बिछाई है इसके ऊपर स्प्रे कर दें। अगर आप हाथ से निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो जो खरपतवार निकला है उसको 2 रो के बीच में ज़मीन में दबा के मट्टी ढकवा दें और क्विक ब्रेक का पानी छोड़ें। और सबसे महत्वपूर्ण है मैनेजमेंट। कितना पानी देना, कब देना, कौन से स्थान पर देना, ड्रिप लाइन ठीक है कि नहीं है, पौधों का पूरे फील्ड को घूमकर निरीक्षण करना, स्पॉटिंग टेक्निक या फ्लैग टेक्निक को यूज़ करना। 10 पौधे बीमार दिख रहे हैं और अभी तो 3 दिन पहले स्प्रे हुआ था, लेकिन ये 10 पौधे तो अभी भी बीमार दिख रहे हैं। हो सकता है कि कर्मचारियों ने काम करते समय 10 पौधे छोड़ दिए हों, वहाँ आके उसका सोल्यूशन ख़त्म हो गया हो, उसने सोचा होगा बाद में कर दूंगा, नहीं, भूल गया होगा। तो वो जो 10-20 पौधे हैं उनको घेर कर एक टंकी बनाकर उसको आप कर दीजिए। तो इस प्रकार मैनेजमेंट, ये सारी प्रक्रियाओं का अगर आप पालन करेंगे तो आप भरपूर अच्छी फसल लेने में कामयाब होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो 7 स्टार क्रॉप केयर स्ट्रेटेजी को अक्षर से पालन कीजिए। मैं आज जो भी उपस्थित हैं या इसके बाद इस सेशन को जो लोग सुनेंगे उनसे भी मेरा आग्रह है कि ये सुनने के बाद जो आप कर रहे हैं उसमें आपको क्या दिक्कतें आ रही है, क्या समस्याएं और आ रही है, या क्या बहुत अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने रिजल्ट लिए, ये दोनों चीज़ों का और हमारे साथ आप साझा करिए, उसको शेयर कीजिए। हम इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप सभी हमसे जुड़े रहे हैं अगले 40 मिनट से। अभी अपने पास में 3 मिनट का समय और है जूम के ऊपर। इसमें आपके अगर किसी के कोई प्रश्न होंगे तो आप प्रश्न करके वो पूछ सकते हैं, अन्यथा मुझे आज जो कहना था मैं कह चुका, और मेरा विश्वास है कि मैं आप तक इस बातों को पहुंचाने में सफल रहा हूं। नमस्कार। विजय जी। जी सर। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप ले सकते हैं। सर चैट में तो किसी का कोई प्रश्न है नहीं वैसे। चलिए ठीक है फिर। तो सभी को फिर से एक बार धन्यवाद। डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी जो चैनल है उससे आप जुड़े रहिए, और आपको किस प्रकार की समस्याएं आ रही है, किस प्रकार के वीडियोस आप चाहते हैं, आप वहां पर कमेंट करके लिखते रहें, तो हम कोशिश करेंगे कि। सर कोई एक हाँ सवाल जी, पूछना चाहता है। जी हाँ, पूछिए। कर रहा हूँ।
हाँ बोलिए। JS17 Pro। हाँ जी बोलिए Sir, साहब। good evening. This is Chandra. गुड इवनिंग। This is Chandra. ओके चंद्रा, बताइए। Uh, right. As I am thankful for you, day before yesterday, आपने मेरे farm visit किया and you gave me very brilliant. You can say that not brilliant. Most probably you saved us. To be honest, ओके so ओके that is ओके। amazing thing actually. यस यस। As per my concern, I'm very happy that I've met you and I'm going to get more ideas from you. It is ओके too early ओके। for me to go through with all the यस videos यस and यस। everything. इट्स टू अर्ली। But I'll do my best. I'll do my best. Uh, uh, ओके। but I'm very happy, sir. मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हाँ आपका जो प्रोडक्ट है, I don't know how scientifically you did it. ओके कि मैं भी आप मुझे मिल चुके हैं, तो मेरे पास भी कुछ टेक्निकल इश्यूज था, बट नन ऑफ देम हैज वर्कड and my employees, like my labor is very happy, extremely happy. They are insisting me from morning. They are keep calling me and saying that sir वो product आप मंगा लो and then we will get better results. So ओके ओके। I really wish I'll start working with you from maybe from now onwards. But still I may need lot of your time. मेरी एक रिक्वेस्ट है इस मीटिंग यस से, यस यस। I श्योर may श्योर need चंद्रा। your time. I may need your time because these are completely new products. Like whatever pesticides I use or whatever these things are used, is like an interview, like general interview. But whatever ओके products ओके you have a very systematic product, so I would like to, please give me some more time where I ओके। can interact more with things, and I want to ठीक share है, my views थैंक। in the future also. If you श्योर श्योर। really, yeah, my views will be अगर helpful हो गए आपको तो I'm sure that जरूर I'll be जरूर जरूर। more happy to do all ओके this. ओके। थैंक यू Thank you for चंद्रा। your time also. हाँ, रजक जी ने Thank you, sir. नर्सरी Thank के you. बारे में डिटेल्स के लिए बोला है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो बना के जल्दी ही उसको हम और यूट्यूब पे डालेंगे। तो सभी का फिर से एक बार धन्यवाद।